Hello friends, hope you all are doing good. This is Divya Agarwal from an academy. So friends, as you know कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को डिटेक्ट कर सकते हो। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि बैक बॉन्डिंग कैसे कवर कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, ये क्लास 11 से चलता आ रहा है। मतलब क्लास 11 से लेकर हायर क्लासेस तक कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोगों को लगता तो है कि बहुत आसान है, बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं पे हम अटक जाते हैं या रुक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस आज हम इस वीडियो के थ्रू अपनी सारी कंफ्यूजन्स और अपने सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि एज यू नो कि आपको डेली वीडियोस मिलने वाली हैं मेरे द्वारा इस चैनल पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है आपको इसको सिर्फ देखो और समझो, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, लिखना चाहते हैं तो दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट आपको इसके सारे जो ये नोट्स मैं लिख रही हूँ, डिजिटल नोट्स, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो देखो, अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, जनरली ऑर्डर के ऊपर आता है ना। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड स्पेशीज, 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है बॉइलिंग पॉइंट को समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज हम थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही लेकर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो चीजें होती है, एक तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम किसी साइक्लिक स्पेशी की बात कर रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इंट्रा एंड इंटर में क्या फर्क पड़ता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको पहले तो ये चीज बता देती हूँ ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो थोड़े से दूर हो जाएं, ठीक है। तो एक्चुअली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे मैंने OH लिखा और यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लिखा, ठीक है। और सिमिलरली एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, सेम एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्थो लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पैरा लिया। दिस वन इज पैरा, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दैट वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज फार अपार्ट है। तो ये क्या करने वाला है, ये अपने बाकी साथियों के साथ में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मतलब जैसे कि अगर हम एक और फिनॉल ले लें, आई मीन यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन छोड़ दिया और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ मैं लूँ, ठीक है। यहाँ से हो सकता है, फिर यहाँ से आपका नाइट्रो ग्रुप इस तरह से अटैच हो सकता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से अटैचमेंट हो सकता है इसका। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कनेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इंक्रीज करेगा, बिकॉज एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है, आपस में कनेक्ट करके रहेंगे। एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आपस में काफी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में ही कनेक्ट हो जाता है, अपने आप में ही कनेक्ट हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया, अब सिमिलरली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे मैंने एक एग्जांपल इस तरह से लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन हुआ, ये यहाँ पे अपने आप में मॉलिक्यूल आपस में ही सिमट गया, अपने आप को ही वो बॉन्डेड कर दिया। अब अगर एक और मॉलिक्यूल इसके साथ में आएगा तो वो भी आपस में ही सिमट जाएगा, मतलब अपने आप में ही वो इंटरेक्शन करेगा। और इस इंटरेक्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ में कुछ खास इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल एक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में इनका कोई तार ही नहीं जुड़ा हुआ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में ही बाउंडेड होते हैं। तो इनकी जो पकड़ होती है स्ट्रांग होती है। इट इज लाइक कि एक डब्बा है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में
50 लोग खड़े हुए हैं और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सबने इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो ये एकदम टाइटली बाउंडेड होंगे। और दूसरा सिमिलरली एक कंटेनर है जिसमें एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, एक दूसरे की ईगो प्रॉब्लम है मे बी, तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल अपने दिशा में, वो अपने दिशा में, तो इनको सेपरेट करना तो बहुत ही आसान है, इनको उड़ाना, वेपराइज करना तो बहुत आसान है, क्योंकि पहले से ही इनमें मोहब्बतें नहीं है, पहले से ये कनेक्टेड नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप्स। तो ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग और ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो जब कभी भी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान से अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये बात क्लियर बिल्कुल हो जाएगी। फाइन, चलो तो अब हम आ जाते हैं कुछ सवालों पे। हम कुछ सवाल करेंगे जिनको हम समझेंगे कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कहाँ होगी, उससे बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होगा, है ना। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे कॉमन है ये, क्लास 11th का ही समझ लो, मतलब इस कदर बेसिक है ये कॉन्सेप्ट। हमने एसिटिक एसिड लिया और हमने लिया इथेनॉल। तो ये अक्सर पूछा जाता है बचपन में, 9th क्लास से आने लग जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा एसिटिक एसिड है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कंपेरेबल टू दिस ना ज़्यादा होती है। वैसे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, ये बात आपको पता होगी, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। अगर आप बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले रहे हो उसमें तो ये डाइमराइज हो जाता है ना। अगर आप बेंजीन में ले रहे हो तो ये डाइमराइज हो जाता है। कैसे डाइमराइज होता है इसको हम देख लेते हैं। CH3, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O के साथ में H, इस तरह से होता है। सिमिलरली एक और मैं बना देती हूँ इस तरह से, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ये आपस में यहाँ पे ऐसे करके डाइमराइज हो जाता है अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो क्या, बेंजीन। ओके, बाकी बट हम बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एसिटिक एसिड की जो BP होती है वो कंपेयर टू दिस क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू मोर पोलैरिटी। यू कैन सी यहाँ पे जो स्टेबलाइज होने की क्षमता है देन दैट ऑफ दिस वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा है। तो इस वजह से एसिटिक एसिड का जो BP होता है वो हमेशा ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द एथेनॉल। इस बात को आप हमेशा याद रखना। सवाल नंबर 2 पे आते हैं, बहुत ही आसान है, उसमें कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। ये तो आप अगर जैम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, अब वही एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या, एक तो मैंने आपको दिया नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक मैंने आपको दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जैसे मैंने यहाँ पे OH लिखा और यहाँ पे इस तरह से। तो अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से BP किसका ज्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस है, इसमें अभी अभी हमने देखा पीछे वाला स्लाइड में, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही थी। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से क्या होता है, बॉन्डिंग नहीं हो, मतलब आपस में वही है ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। और अगर हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बाकी बात करते हैं तो वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समवॉट लाइक कि जैसे मैंने इस तरह से एक मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पे O के साथ में H है, यहाँ पे नाइट्रो, ये कहीं ना कहीं से H बॉन्डिंग करा हुआ है। अब अगर मैं ऐसे कुछ करके लिखूं, O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, एंड देन यहाँ पे हमारा एक और बेंजीन रिंग, उसके साथ में एक और OH, फिर से ये चेन चलती रहेगी। सिमिलरली ये चेन यहाँ से भी चलती रहेगी, यहाँ से भी चलती रहेगी। तो ये ओवरऑल आपका बाउंड हो जाएगा। आपस में मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा मोहब्बत से रहते हैं, अट्रैक्शन से रहते हैं कि उनको इवेपोरेट करना, बॉईल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से इसका जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सवाल नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। वही सेम चीज है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया फिनॉल, पैराफिनॉल लिया आपके लिए, और एक आपके लिए लिया ऑर्थोफिनॉल। तो अब आप खुद ही बताओ यार, कहाँ पे H बॉन्डिंग इंट्रा होगी, कहाँ पे इंटर होगी। तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगी, आपकी इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी।
तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने के कारणवश इसका जो बीपी होगा वो कंपेरेबली ज्यादा होगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से इसका बीपी कम होगा, तो इस वजह से इसका ज्यादा होता है। इसका अगर मैं रफ डेटा आपको बताऊं एनसीईआरटी का, तो ये 286 डिग्री समथिंग और ये 245 समथिंग डिग्री दिया हुआ है, 286 और 287 ऐसी कुछ अप्रोक्सीमेटली। तो डेटा भी यही बता रहा है, मतलब इट्स नॉट ओनली थियरी, दिस गिव्स यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, एक और बहुत ही मतलब इजी है ये भी। जैसे यहाँ पे मैंने लिया क्लोरीन और यहाँ पे मैंने लिया OH, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिया एक क्लोरीन और यहाँ पे मैंने लिया OH, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कभी कभी लगेगा ना कि क्लोरीन की एच बॉन्डिंग इतनी अच्छी तो नहीं होती, तो हम एक काम करते हैं, NH2 ले लूँ मैं, NH2 ले सकते हैं, है ना, NH2 ले सकते हैं आप। NH2 के साथ में फिर से वो एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, NH2 भी हटा दो। वैसे वो डिपेंड करता है ना, वैसे चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक फ्लोरीन। ओके, लेट्स मेक इट फ्लोरीन। ओके, अभी ये सही लग रहा है दिखने में। तो अब अगर मैंने इस तरह से बनाया तो आप देखो, आपको लगेगा यार यहाँ पे ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल, है ना। जेमिनल का मतलब क्या हो गया, एक ही पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे भी सेम बना दिया, उसको मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक मिनट। ओके, ये तो सेम ही बन गया, वेट। सो देखो अब एक्चुअली है क्या, मैंने इसमें OH इधर बनाया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से बीपी ज्यादा किसका होगा। तो आप सोचोगे यार यहाँ पे ये एच बॉन्डिंग कर सकता है, आप सोचोगे यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये बात चेक करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे अगर हम एच बॉन्डिंग करा रहे हैं तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, आप देख पा रहे हो, एक 4 मेंबर रिंग बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो ये बात आपको हमेशा नोट करनी है कि 4 मेंबर रिंग तो कभी नहीं बनाना, मतलब अगर एच बॉन्डिंग बनने की वजह से 4 मेंबर रिंग बनती है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड, ऑल्दो चांसेस हैं एच बॉन्डिंग होने के, बट नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों में से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे एज सच नहीं है। तो इस वजह से इसका जो बीपी होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है, यहाँ पे नहीं है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम एक और सवाल देख लेते हैं, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, H2SO4। H2SO4 को तो पहचानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। एंड आप एक ले लो Me2SO4 ले सकते हो, डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को तो आप ध्यान से समझते ही हैं कैसा दिखता है वो, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल सल्फ्यूरिक एसिड, यस दिस इज व्हाट वी कॉल सल्फ्यूरिक एसिड। और सिमिलरली मैं एक और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से हम बनाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने एक और बना दिया। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब मैं नहीं भी दिखाऊं तो भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एच बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, एक एच बॉन्डिंग यहाँ हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एच बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी एक्सेस में बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी एक्सेस में बढ़ जाती है। और बट ऑब्वियस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसी चीज को यहाँ देखें तो हम सोच सकते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। सॉरी, ऑक्सीजन भी है, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक और मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आप इसको अपनी दिमाग से ऐसा बनाओगे और आप सोचोगे क्या यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग हो सकती है, क्या यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो सकती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एच बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या एच बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज जो हाइड्रोजन है it has to be connected to the element which is highly electronegative form। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ होता कार्बन की जगह पे, तो ये हाइड्रोजन सक्षम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन की अप्रोक्सीमेटली 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो देर इज नो डिफरेंस एज सच ना, उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे पोलैरिटी ही नहीं है, तो पोलैरिटी नहीं होगी तो एच बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी, तो यहाँ बिल्कुल भी एच बॉन्डिंग नहीं होगी। इसी वजह से जो फर्स्ट वाला है उसका बीपी ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। एक और सवाल ले लेते हैं छोटा सा, एक और लेते हैं, उसके जैसा ही है, HNO3 एंड CH3NO2। ये तो बहुत ही बेसिक, मतलब क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, बना लेते हैं चलो एक बार, है ना।
ये चीज़ आपकी ऐसी है। अब अगर एक और मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इसका आएगा, आई मीन नाइट्रिक एसिड का आएगा, तो वो इस तरह से इसको अटैक करवा देगा, देख पा रहे हो, इस तरह से इसके साथ में रिएक्ट कर देगा, देख पा रहे हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर मैं CH3NO2 की बात करती हूँ तो क्या यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लिखने में क्या जा रहा है, लिख लो, ठीक है, लिख लिया। तो क्या मैं दूसरे वाले को भी ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, लिखने में तो कुछ नहीं जाता, जैसा चाहो लिखो, लिखा। अब क्या है, क्या यहाँ पे H बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं? अब ये भी पहले पीछे वाले कॉन्सेप्ट हमने देखा था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये किससे कनेक्टेड है? कार्बन से कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच में तो इन दोनों के बीच में तो पोलैरिटी नहीं है। तो अगर पोलैरिटी नहीं है, मैं लिख देती हूँ प्रॉपर, है ना, पोलैरिटी नहीं है, तो क्योंकि पोलैरिटी नहीं है इस वजह से यहाँ पे कोई भी H बॉन्डिंग होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ अगर H बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका BP कंपेरेबली कम होगा इससे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने कुछ सवाल देखे बॉइलिंग पॉइंट के। तो बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने के लिए सीधा सीधा हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें इंटर दो तरह चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें से हमें पता चलेगा कि इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस अच्छे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस अच्छे नहीं हैं। अब ये जो भी मैंने आपको पढ़ा, अगर आपको समझ में आ गया, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब इसके अलावा आपको मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या है, मतलब मेरी क्लासेस में। तो ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो अपकमिंग क्लास है वो कौन सी है, जिसमें आप आ सकते हो पढ़ने के लिए। तो वो है जुलाई या ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का रैपिड फायर क्विज है, अंडरस्टैंड डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट विद क्विज, ये वाली 2 क्लासेस हैं 22 जुलाई को, ओके। तो इसमें आप आ सकते हो, टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 AM एंड 9 PM। तो आई विल चेंज टाइमिंग, मैं थोड़ा इसको चेंज करूँगी, ओके। और ये सब चीज़ें हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं। एट प्रेजेंट मैं अनअकैडमी पे जो पढ़ा रही हूँ वो है मेन ग्रुप केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल खत्म कर चुकी हूँ। साथ में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक अगस्त 1 से स्टार्ट कर दूंगी। ऑर्गेनिक में ऑलरेडी खत्म करवा चुकी हूँ, जो कि मैं दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द, ओके। बाकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ये सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स हैं अनअकैडमी पे, तो आप आइए इसको भी पढ़ो, ठीक है। ओके गाइज, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग कनेक्टेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप ज़रूर नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में या नॉर्मल टेक्स्ट करके, ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, यस। एंड अगर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड येट यू हैव नॉट सब्सक्राइब, तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके।